नमस्कार साथियों। ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स के सेशन पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि किसी कारणवश हमारे पिछले 5 दिनों के सेशंस नहीं हो पाए थे, जिनको हम दोबारा से आप सभी के लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले आज 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की तरफ। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि हमने 4 और 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स आप सभी के लिए लेकर आए थे। 5 से लेकर 9 अक्टूबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं, 6 से लेकर 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, वो आप सभी को पीडीएफ हम उपलब्ध करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में, जहां पर आज 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया था। तो हमारा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय वायुसेना की कौन सी वर्षगांठ थी? तो यह वर्षगांठ थी 88वीं वर्षगांठ। भारतीय वायुसेना की यह 88वीं वर्षगांठ थी तथा भारतीय वायुसेना IAF दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। गाजियाबाद के हिंडन में वायुसेना हवाई अड्डे पर वायुसेना दिवस परेड समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न विमानों का शानदार प्रदर्शन रहा। प्रसिद्ध आकाशगंगा दल के जाबाज जवानों ने ध्वज के साथ वायुसेना के विमानों के कर्तव्य दिखाए। साथ ही फ्लाइट पास्ट में तेजस LCA, MiG-29 और 21, साथ ही सुखोई 30 और रफेल के साथ साथ हेलीकॉप्टर जैसे Mi-7V5 चिनूक और Mi-35 ALH रुद्र और C-17 ग्लोबमास्टर C-130 और IL जैसे परिवहन विमान शामिल हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विशेष विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत एक प्रावधान को हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? तो यह धारा हटी है धारा 4। जानते हैं इसके बारे में। विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण के आवेदन के समय जनता से आपत्ति को आमंत्रित करने के प्रावधान को हटाने के लिए एक अंतरधर्म जोड़े द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। विशेष विवाह अधिनियम SMA के तहत यह प्रावधान है कि SMA के तहत किए गए सभी विवाहों को 30 दिनों के लिए जनता से आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए युगलों के नाम के प्रकाशन की आवश्यकता होती है। इस अवधि में कोई भी विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट आधार पर विवाह पर आपत्ति कर सकता है। साथ ही याचिका में अदालत से अधिनियम की धारा 6 और 7 के तहत आपत्ति प्रावधान को अवैध, शून्य और असंवैधानिक घोषित करने का आग्रह भी किया गया था। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत आपत्ति को सरकारी अस्पताल या किसी निर्धारित प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमोदित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ ने किस लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह समझौता किया गया है प्रजातियों का DNA बारकोडिंग से संबंधित है, जिसमें इन दोनों के बीच एक समझौते ज्ञापन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ प्रजातियों ने DNA बारकोडिंग के लिए एक साथ आए हैं। DNA बारकोडिंग एक प्रजाति के DNA के एक छोटे खंड को अनुक्रमित करके और एक संदर्भ डेटाबेस के लिए व्यक्तिगत अनुक्रमों की तुलना करके एक प्रजाति पहचान विधि है। MOU के ZSI बायोसॉन और प्लानिटरी बायोडायवर्सिटी मिशन जैसे वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम करेगा। आइए आपको बता देते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। यह भारत के प्रमुख वर्गीकरण संस्थान है तथा यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है कोलकाता में। साथ ही इसके निर्देशक हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया गया है SBI के साथ में। आइए आपको बता देते हैं इसके बारे में। नाबार्ड के गुजरात विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन का विस्तार करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह संयुक्त देयता समूहों और स्व सहायता समूहों के वित्त पोषण से हस्ताक्षरित होगी। यह किसान उत्पादों के संगठन और वाटरशेड विकास परियोजना को क्रेडिट सहायता प्रदान करेगी। आइए बता देते हैं नाबार्ड के बारे में। तो यह सर्वोच्च विकास वित्त संस्थान है जो ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करता है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाला संस्थान है तथा इसका गठन 12 जुलाई 1982 को किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह है गोविंदा रजलू चिन्नथल्ला। साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिनेश कुमार खारा ने SBI के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो उन्होंने ली है रजनीश कुमार की जगह, और ये हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा ने भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वह SBI के
26वें अध्यक्ष होंगे। साथ ही उन्होंने रजनीश कुमार का स्थान लिया है, जिनका 3 साल का कार्यकाल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ है। इससे पहले उन्होंने एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया है। पिछले साल उन्होंने भारतीय बैंक संघ मतलब आईबीए के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। दिनेश कुमार खारा को 3 साल के लिए एसबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। H1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम 1990 के तहत। आप सभी को H1B वीजा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए आपको बता देते हैं H1B वीजा के बारे में। तो यह एक गैर अप्रवासी वीजा होता है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसायों में स्नातक स्तर के श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए अनुमति देता है, जिन्हें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यह 1990 के आव्रजन और राष्ट्रीय अधिनियम के तहत दिया गया है। अमेरिका ने अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए H1B वीजा पर एक नए प्रतिबंध की घोषणा की है। गारंटी दी कि H1B याचिकाएं केवल योग्य लाभार्थियों और याचिकाओं के लिए अनुमोदित किए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज ने घोषणा की है कि वह ओवरब्रॉड परिभाषा को बंद करके विशेष व्यवसाय की परिभाषा को संकीर्ण कर देगा। यह प्रौद्योगिकी कंपनियां इस वीजा के माध्यम से भारत और चीन के कर्मचारियों को नियुक्त करती है। यह हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यह आईटी पेशेवरों को प्रभावित करेगा। अमेरिकी श्रम विभाग के अनुसार यह वीजा कार्यक्रम मजदूरी की सुरक्षा को मजबूत करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत और किस देश ने साइबर स्पेस के सहयोग के लिए समझौता किया है? तो यह किया गया है भारत और जापान के बीच में। साथ ही साइबर स्पेस के क्षमता निर्माण हेतु महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, उभरती हुई तकनीकों, साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों, घटनाओं और दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के साथ साथ मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं में सहयोग बढ़ाएगा। साथ ही दोनों देशों में एक खुले, अंतर्मुक्त, स्वस्थ, स्वतंत्र, सुरक्षित और भरोसेमंद साइबर स्पेस के लिए सहमत हुए हैं, जो इनोवेशन, आर्थिक विकास और व्यापार और वाणिज्य के इंजन के रूप में इंटरनेट को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साहित्य में 2020 के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? तो यह रही हैं लुईस ग्लुक। आप सभी को इनका नाम जरूर याद रखना चाहिए। इनका नाम है लुईस ग्लुक और ये इनकी फोटो है। साहित्यकार और कवयित्री 77 वर्षीय लुईस ग्लुक को 2020 का नोबेल साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। लुईस अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर है तथा उनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था। 1968 में लुईस की पहली किताब फर्स्ट बॉर्न प्रकाशित हुई थी तथा उसके बाद वे अमेरिका की प्रसिद्ध साहित्यकार बन गई थी। लुईस की कविताओं में 12 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं तथा साल 1992 में आए द वर्ल्ड आयरिस को लुईस के बेहतरीन कविता संग्रहों में शुमार किया गया है। साथ ही इन्होंने स्नोड्रॉप कविता के ठंड के बाद पटरी पर लौटी जिंदगी को दिखाया है। साल 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, यह भी पूछा जा सकता है। तो यह दिया गया था ऑस्ट्रिया के मुख्य लेखक पीटर हैंडका को दिया गया था। आप सभी को पिछले साल का भी याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार यह भी पूछा जाता है कि पिछले साल किसको दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग के उप निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह किसने दिया है? बबीता फोगाट ने, और इनको हाल ही में इस पद के लिए चुना गया था। भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने हाल ही में हरियाणा के खेल और युवा विभाग के उप निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। बबीता फोगाट प्रख्यात कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी है तथा बबीता फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण पदक और 3 पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलो महिला कुश्ती स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। उससे पहले उन्होंने वर्ष 2014 के ग्लासगो में आयोजित खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि 2010 में दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है एम राजेश्वर राव को, और ये उनकी फोटो है, एम राजेश्वर राव। भारतीय रिजर्व बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। राव आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर एसएन विश्वनाथ की जगह लेंगे तथा राजेश्वर राव सन 1984 में रिजर्व बैंक से जुड़े थे, तब से विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने साल 2016 में रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यकाल संभाला था। वर्तमान में वह आरबीआई के आंतरिक ऋण प्रबंधन, वित्तीय बाजारों के संचालन और अंतर्राष्ट्रीय और सचिवों विभाग के प्रभारी रहे हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जे वेंकटरमू को। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। केंद्र सरकार ने वेंकटरमू को 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निर्देशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वेंकटरमन के पास भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग
उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं में 22 साल का अनुभव है। उन्होंने डिजिटल वित्तीय परियोजनाओं का प्रबंधन भी किया है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल ओम लाइब्रेरी 1 से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।